Good morning, class. How are you all? I hope all are good. I am Wasim, your SSC teacher, and as you know, I am teaching you history, the first chapter, the rise of nationalism in Europe. I told you many things regarding this chapter. So, I told you about the paragraph already. Now we are talking about the making of Germany and Italy. As I said, you would read this paragraph, then I will explain. Okay. So now I am going to explain 4.1 Germany. Can the army be the architect of a nation? क्या आर्मी भी एक राष्ट्र को बनाने का हिस्सा बना सकती है? तो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन. तो 1848 के बाद यूरोप के अंदर नेशनलिज्म तो आ ही चुका था, इसी तरीके से आगे भी वो बढ़ता चला गया डेमोक्रेसी के साथ और रिवोल्यूशन के साथ, क्रांतियाँ और बढ़ती चली गई. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. बस यही था जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जितने भी क्रांतिकारी थे वो लोग कंजर्वेटिव्स के अकॉर्डिंग वो लोग आगे बढ़ते गए, पावर स्टेट की बढ़ती चली गई और पॉलिटिकल यूरोप के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल डोमिनेशंस स्टार्ट होना शुरू हो गया, यूरोप में पूरा बढ़ता चला गया. दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज अ नेशन स्टेट. इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक प्रोसेस था जिसमें जर्मनी और इटली को एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बनाया गया. ओके, जिसमें एकता को दिखाई गई. एज यू हैव सीन, nationalist feeling were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. सो नेशनलिस्ट फीलिंग ये तो मालूम ही है कि फैल ही रही थी, तो मिडिल क्लास के लोग जो थे जर्मन के, उनके अंदर सबसे तेज फैली और उन्होंने भी अपने आप को, जो रीजन थे, अलग अलग रीजन्स थे, अलग अलग स्टेट थे, उनको एक साथ बनाना चाहा और वो भी चाहते थे कि नेशन स्टेट बने और जिसमें इलेक्टेड पार्लियामेंट हो. इट मीन्स जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है वो ही सारी चीज़ों को चलाए, कोई मोनार्की सिस्टम ना हो, कुछ ना हो, राइट. दिस लिबरल इनिशिएटिव्स टू नेशन बिल्डिंग was however repressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners of Prussia. बस ये था कि लिबरल ने तो मूवमेंट स्टार्ट कर ही दिया था नेशन बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन उनको जो कंबाइंड फोर्सेस थी, कंबाइंड फोर्सेस मतलब जुड़ी हुई फोर्सेस, जैसे मोनार्की सिस्टम था और मिलिट्री, इन दोनों ने मिलकर उनको रिप्रेस करना शुरू किया, दबाना शुरू किया और इसको सपोर्ट किया था बड़े बड़े जो ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, उनको जंग कर भी मिलते थे. इट मीन्स प्रिशा के जो ज़मींदार थे उन लोगों ने मोनार्की और मिलिट्री को सपोर्ट किया और जो लिबरल मूवमेंट करने वाले थे, आज़ादी चाहने वाले थे, उनके को दबाना शुरू कर दिया. फ्रॉम देन ऑन प्रेशर टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. फिर प्रेशा के जो लोग थे उन लोगों ने क्या करा, लीडरशिप में नेशनल यूनिफिकेशन बनाना शुरू किया. इन चीफ मिनिस्टर, अब आते हैं बंद करके, इसके जो ऑटोमन बिस्मार्क थे was the architect of this process carried out with the help of the Persian army and bureaucracy. तो ऑटोमन जो बिस्मार्क थे, ये राजा थे, चीफ मिनिस्टर थे एक तरीके से, ये आर्किटेक्ट थे इस पूरे प्रोसेस का बनाने के लिए, क्योंकि प्लानिंग ज़रूरी होती है, ठीक है ना. लेकिन किसके से, पर्शियन की जो आर्मी थी उसके साथ और ब्यूरोक्रेसी के जो नौकरशाही थे, काम करने वाले. 3 wars overseen years with Austria, डेनमार्क एंड फ्रांस. तो 3 वॉर भी हुए, युद्ध भी हुए, इसमें फाइट भी हुआ. एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री, लेकिन पर्शियन के बाद में जीत हो गई. completed the process of unification in January 1871. The Persian king Wilhelm I was proclaimed German emperor in ceremony held at Versailles. फिर उसमें जो किंग बने विलियम फर्स्ट थे, इनकी घोषणा की कर दी गई, प्रोक्लेम कर दिया गया
कि जर्मन के एम्परर बन गए और वर्साइलीज में एक मीटिंग सेरेमनी जो होती है वो होना शुरू हो गई। सो अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ एक प्रोसेस है जर्मन को बनाने का, लेकिन पर्शियन के जो ऑटोमन एम्पायर थे वो भी इसमें आ गए और उन्होंने पूरा का पूरा सब उनको यूनिफिकेशन बनाने के लिए तैयार हो गए, राइट। सो ऑन द bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representative of the army, important Prussian minister, including the chief minister Ottoman Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palaces of Versailles to proclaim the new German Empire headed by Kaiser Wilhelm I of Prussia। बहुत ठंड का टाइम था। 1871 में जनवरी में एक असेंबली कंप्राइज की गई, बनाई गई। इसमें प्रिंसेस थे, राजकुमार थे जर्मन के स्टेट के, वो लोग आए। रिप्रेजेंटेटिव आर्मी के जो मेन थे वो आए और पर्शियन मिनिस्टर भी आए। उसमें जो चीफ मिनिस्टर जो थे उस टाइम पर बिस्मार्क, वो भी आए, इकट्ठा हुए और वर्साइलिस के अंदर। और ये एक नया जर्मन एम्पायर बनाने की विलियम कैसर जो थे, ये कैसर विलियम फर्स्ट, इनको मतलब इनके हेडेड में, इनके मतलब इनके अकॉर्डिंग बनाया गया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनियंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। तो इसका बस ये था, जब घोषणा कर दी गई जर्मन को बनाने की, तो उसमें पर्शियन की जो पावर थी उसको बहुत ज़्यादा डोमिनियंस रखा गया, उसको मेन रखा गया। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। Persian measures and practices often became a model for the rest of the Germany। अब यही तरीक़ा था कि जो न्यू तरीक़े अपनाए गए, नए नए मॉडर्नाइज, मतलब करेंसी को नए तरीक़े से बनाया गया, बैंकिंग को सही किया गया, जो न्यायिक कहते हैं जुडिशियल सिस्टम जो था उसको सही तरीक़े से सही किया गया, ये सारे के मेजरमेंट किए गए। तो ये पर्शिया के द्वारा सारे कदम उठाए गए थे और उन्हीं की ही इस कार्यवाही से जर्मनी के लिए एक मॉडल बनाया गया, ठीक है ना। जर्मनी को एक मॉडल बनाया गया पूरी जर्मनी के लिए कि हाँ बैंकिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए, करेंसी ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें फिक्स कर दी गई। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल हियर।